हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज देखो हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम को जस्ट 20 डेज़ 20 भी नहीं है, आप 18 ही लाकर चलो, है ना। 2 दिन तो वैसे ही उसमें लग जाते हैं। तो देखो आप 18 डेज़ में जस्ट आप क्या करोगे, मेन चीज़ें करोगे। जैसे आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होगी, उसके बाद जो मेन ट्रिकी बेस है टॉपिक्स के, है ना, जो बेसिक क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आप 20 डेज़ में इतनी कितनी एग्जांपल्स कर लोगे, नहीं कर सकते आप, है ना। तो मतलब कोई भी अगर आप दिन रात लगा के करोगे, अगर किसी की पहले से स्टार्टिंग हुई है, पहले एग्ज़ाम दिया था, तो उसकी रिवीजन हो सकती है, वो कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप अगर कुछ भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करोगे तो वो मत करना। जो भी टॉपिक आपको आते हैं सबसे पहले तो उनको रिवाइज करो, राइट। और जो जैसे मेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको थ्योरम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे उन्होंने नाम दे दिया ये कौन सी थ्योरम है ना, या आपको मैच करना आ जाता है इस टाइप में थ्योरम्स का कि ये कौन सी थ्योरम है। जैसे बल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम, ऐसे ही कॉम्पैक्ट सेट के रिगार्डिंग आ जाता है कौन से होते हैं, बाउंडेड सेट के लिए। मतलब जो आपको मेन चीज़ें हैं, अब ये टाइम उन चीज़ों को पढ़ने का है, राइट। तो आप फोकस किन पर करोगे, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो लर्न हो सकते हैं, जो आप पेपर में इजीली कर सकते हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए जितना भी सिलेबस था, ऑल ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लेकर आई हूँ, ताकि आप वो थ्योरम्स पढ़ सको और उन्हें रीड कर सको, रिवाइज कर सको, और वो आपके माइंड में बैठ जाए, राइट। तो अब देखो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है, दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक की बात हो रही है तो हमें पता है कि नंबर्स की बात होगी, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम नंबर इटसेल्फ और कैन बी रिटन अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इनके कहने का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है फंडामेंटल की। मान लो कोई भी इंटीजर हमें जो 1 से ग्रेटर गिवन है, या तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर, या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसकी, प्राइम नंबर की। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। मान लो हमने ये देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया, 2 इज़ अ प्राइम, 3 इज़ आल्सो प्राइम। अब 4 क्या है? 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, बट इन्होंने क्या बोला है, कैन बी रिटन एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइम, है ना। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 6 ले लिया, 6 किसके फैक्टर है, 3 इंटू 2, ये भी प्रोडक्ट होगी, दिस इज़ अ प्राइम, दिस इज़ आल्सो प्राइम। तो इनके कहने का यही मीनिंग था कि कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 है, वो या तो आपका प्राइम होगा या फिर क्या होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा किसका, प्राइम नंबर्स का। जैसे 2 के 3 4 5 5 आल्सो प्राइम, 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, राइट। यूनिक प्रोडक्ट मतलब सिंगल वैल्यूज, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक इसको हम यूनिक प्रोडक्ट मीन्स इसको कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इस बेस पे आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आपका नंबर थ्योरी का जो चैप्टर है उसमें से ली गई है ये थ्योरम, राइट। तो इसमें क्या है, ये जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें मान लो कोई आपको n नंबर गिवन है, n क्या है, मान लो हमने 6 ले लिया, है ना, कुछ भी हो सकता है, 32 45 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो किसके इक्वल होगा, P1 की रेज टू पावर अल्फ़ा 1, P2 रेज टू पावर अल्फ़ा 2। ये हमारे P क्या है, P हमने क्या लिया था यहाँ पे, प्राइम, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। और अल्फ़ा क्या है, जो इसकी पावर है, जो यूनिक प्रोडक्ट की प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। लाइक जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल गिवन है, अगर हम 28 के, हम छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, ऐसे फैक्टर्स बनाते थे ना। अब तो हमें नॉर्मली पता है कि ये इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 7, दिस इज़ प्राइम बट दिस इज़ नॉट प्राइम। इसको फिर से हम प्राइम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो अब देखो 2 इंटू 2 है तो इसको हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। इन्होंने इससे ये क्या किया हुआ है, फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है कि अगर कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो, मान लो आपको कोई नंबर जैसे ये गिवन था 28, तो इसका क्या आ जाएगा, ये दिस इज़ अ यूनिक वैल्यू। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ये आपका नंबर सिस्टम के टॉपिक में आता है, राइट। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं।
नेक्स्ट थ्योरम देखो हमारी, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। पहले हमने क्या की वो ध्यान रखना है, वो अर्थमेटिक था नंबर्स के रिलेटिव। ये क्या है यहाँ पे अलजेब्रा, अलजेब्रा मीन्स जहाँ पे रूट की बात आ जाए, राइट। अब रूट्स की बात आ रही, इसको हम लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम्स भी बोलते हैं। एवरी पोलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट 1 0 इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है ना, हमने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, जो रूट्स बनते हैं हमारे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है हमारी, क्यूब में भी होती हैं, है ना, तो इसमें रूट्स की बात करते हैं हम। एवरी पोलिनोमियल हैज़, कहते कम से कम एक 1 0 रूट होता है किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का। देखो आपके पास मान लो कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है x+5, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, -5, यही वैल्यू होती है ना। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, x², मान लो यहाँ पे हमने 2x प्लस कुछ भी ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो ले लिया 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही ले लो, है ना, = 0। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इनके कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी उसकी पावर है उतने ही उसके रूट्स बनते हैं, राइट। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं कोई भी, मान लो ये हमने क्यूबिक इक्वेशन ली, तो इसके कितने रूट बनेंगे, हम रूट क्या होते हैं जो हमारे आंसर आते हैं, है ना, 0 को इक्वेट करके। जब पावर 3 है तो रूट भी कितने बन जाएंगे, 3। अगर पावर 2 है तो रूट कितने बनेंगे, 2। अगर पावर अकेली x की पावर 1 होती है, हमारा आंसर सिंपल आ जाता है ना, सिंगल वैल्यू। तो इनके कहने का मीनिंग यही है कि पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स। आप में को दोनों में से कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के केस में जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, रूट। जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 3, तो इसके रूट कितने आ जाएंगे, 3, है ना। ऐसे ही अगर हम ऐसी कोई इक्वेशन जैसे अभी बताया था 5x + 6, इसके रूट कितने आते होते हैं, हम 3 2 रूट निकालते हैं ना। ये 3 2 क्यों आए, ज़्यादा या कम क्यों नहीं आए, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है, 2, तो आंसर कितने आते हैं, 2, है ना। होपफुली ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ये क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, राइट। अब देखो हमारी थर्ड थ्योरम, मैंने देखो ऑलरेडी ये लिख ली थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब रिटर्न लिखूं फिर आपको बताऊं और आपका इससे टाइम वेस्ट होना था, राइट। तो अब जो लिखा हुआ है मैं उस पर ही आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग करा रही हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ है और आपने इन थ्योरम्स को लर्न करना है, ओके। अब देखो ये थर्ड थ्योरम है हमारी, यहाँ पे मे बी आपको ऊपर दिखे ना, इसको बोलते हैं हमारा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। मैं एक बार ये दिखा देती हूँ, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है ये हमारी, है ना। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं आपको एग्ज़ाम में। इसमें क्या होता है, मान लो आपने रिमाइंडर थ्योरम 10th में भी की हुई है, राइट, है ना। जैसे हम b = a³ + r भी करते थे, मतलब जिसमें रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ देखते थे। यहाँ पे इसमें क्या था, हायर क्लासेस में हमें BSc में कराते थे, दिस इज़ अ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर किसी को ये नहीं पता ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंस का साइन है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंस, राइट। तो देखो इन्होंने क्या बोला, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आपने इस वे से लर्न करनी है कि x इज कॉन्ग्रुएंस टू a1 mod m1। ये क्या है, हमारे रिमाइंडर्स है ना। मोड ऑफ m क्या होता है, वैल्यू जिससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। ये आपको थ्योरम डिविजिबिलिटी के चैप्टर में मिलेगी, नंबर थ्योरी के चैप्टर में ही, ओके। उसका एक टॉपिक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ओनली जो ट्रिकी बेस हो, क्योंकि वैसे अगर आप इस मेथड से सोल्व करने लगो तो बहुत लॉन्ग चले जाते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, आप इसको पढ़ सकते हो। x इज अगर कॉन्ग्रुएंस टू a1 mod m1 होगा, x इज कॉन्ग्रुएंस टू a2 mod m2, है ना। तो उसकी m की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है, मतलब रिमाइंडर सबके लिए अलग आ सकता है ना। ऐसी अप टू सोन हम जितनी भी वैल्यूज़ तक कर सकते हैं। xn इज कॉन्ग्रुएंस टू an mod ऑफ mn, है ना। और m क्या है, जो m और i है और mj की वैल्यू क्या होगी, 1, i डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। ये क्या है हमारा कि जो जैसे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं कि इनकी दोनों की जो वैल्यू क्या होगी, 1 होनी चाहिए। जैसे हमारा 2 और 3 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं होते, राइट। ये जस्ट आपने इस थ्योरम को रीड ही करना है, अदरवाइज इसका ऐसे जस्ट पूछ सकते हैं, है ना। इसके यूनिक सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करती है फॉर ऑल द इक्वेशंस।
अब देखो नेक्स्ट जो आपकी है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ये हमारे डिस्क्रीट जो स्टैटिक्स के चैप्टर आ जाते हैं उनमें से है ये जो आपकी थ्योरम है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ट्राइंगल की बात हो रही है, ऑब्वियस है, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल की बात देखेंगे। वेक्टर एडिशन, अब एडिशन हो रही है। वेक्टर एडिशन क्या, वेक्टर कौन सा होता है, एक तो हमारा होता है स्केलर और एक होता है हमारा वेक्टर। वैसे तो अब मैं ये थ्योरम्स करा रही हूँ, है ना, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, राइट, और यहाँ पे क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो रही है, ये ध्यान रखना है। जब वेक्टर की बात हो तो हम डायरेक्शंस का भी ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस, है ना, कौन सी डायरेक्शन जा रही है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेट दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एट टू साइड ऑफ ट्राइंगल विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फैक्टर। कहते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, राइट, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। मान लो देखो हमने कोई भी ट्रायंगल ली, उसकी ये दो साइड्स ले ली, ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे दो साइड्स ले ली, उस पे ये हमारी क्या है, इस पे डायरेक्शन भी है, और इसको ही चेंज कर देती हूँ एक मिनट। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं कि दो साइड्स ली ट्रायंगल की, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो जो ट्रायंगल की थर्ड ट्रायंगल बनता कैसे है, तीन साइड से ना, तो ऑब्वियस है थर्ड साइड तो ज्वाइंट करनी पड़ेगी। तो जो थर्ड साइड है वो उसकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, उस जिसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर ये भी सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो और इसका जो रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है वो क्या होता है, यहाँ से मैं चेंज कर देती हूँ फिर से। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए बी वैक्टर, ये हमारा वेक्टर का साइन है, प्लस बी सी, ये हमारी ट्रायंगल्स, वैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, राइट, तो प्लस सी ए, ये किसके इक्वल हो जाता है, ज़ीरो के, है ना। रिजल्टेंट जो हमारा ट्रायंगल ला का ये रिजल्ट है कि जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, सम ऑफ द, इनका अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल होता है, हमारा ज़ीरो के इक्वल, राइट। अगर आपने इसको देखो, ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, इसके बाद अगर हम ये सी ए को इस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाता है, माइनस सी ए। इस माइनस सी ए को हम ए सी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये हमारा साइन किसका है, वेक्टर का। हम ये स्केलर में यूज़ नहीं करते, वेक्टर में यूज़ करते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस सी ए जब ए सी के इक्वल होएगा तो ये हमारा साइन भी डायरेक्शन भी ये देखो चेंज हो जाएगी। इसमें क्या था, हमारी सभी सेम डायरेक्शन में थी, जब हमने ऐसे साइन चेंज किया ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये देखो ये सेम डायरेक्शन में है, फिर ये सेम में है, लेकिन ये क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी आपका रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या फिर माइनस सी ए, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ए सी। ये आपका जो रिज़ल्ट है वो क्वेश्चंस में बहुत काम आता है, और आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट, कि जो ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, वेक्टर एडिशंस की। तो आपकी ये प्रॉपर्टी आप तीनों लर्न करोगे, मतलब किसी भी वे में आ सकता है, माइनस सी ए भी लिख सकते हो या फिर ए सी भी आ सकता है, राइट। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या है, ए सी रिजल्टेंट। जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, आपकी रिजल्टेंट, राइट। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आगे देखो हमारी जो फिफ्थ थ्योरम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब ये भी उसी चैप्टर्स में से ली गई हैं, ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस। पहले हमने किसकी की थी, ट्रायंगल लॉ के लिए। अब पैरेललोग्राम में वो क्या कहता है, अगर कोई भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पर, किसी पॉइंट पर, राइट, जैसे हमने मान लो यहाँ पे if two forces acting at a point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides. Adjacent sides कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, ये हमारी क्या है, adjacent sides। ये देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना इसको डार्क, ये हमारी है adjacent sides, राइट।
तो वो कहते अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, ये एक फोर्स 2 है, एक ये फोर्स 1 होगी, है ना, एडजेसेंट साइड्स के थ्रू इन अ पैलोग्राम, देन जो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इन दोनों लाइंस को जो ये पॉइंट ज्वाइंट कर रहा है, राइट, यहाँ से जो ये डायगोनल है ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। दिस इज़ अ पैलोग्राम थ्योरम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रायंगल में क्या था, पैलोग्राम में क्या है कि दो साइड्स हैं, उन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो एक सेम पॉइंट है वहाँ से जिसकी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस हैं डायगोनल पासिंग थ्रू दी पॉइंट, उस पॉइंट से पास करेगा जो, वो क्या होगा, रिजल्टेंट, राइट, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, नेक्स्ट थ्योरम है। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इफ़ मोर देन टू फोर्सेस, अब टू फोर्सेस के लिए तो पैलोग्राम था, अब मोर देन टू फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंजिक्यूटिव साइड्स ऑफ पॉलीगन। कंजिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जो लगातार कंटिन्यूस चले, जैसे देखो यहाँ से A to B जा रही है फोर्स, फिर B to C गई, C to D गई, राइट, D to E गई, राइट, वो कहते हैं एक दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, है ना, तो वो कहते हैं कंजिक्यूटिव लग रही हैं पॉलीगन की साइड्स पे, टेकन इन ऑर्डर। अब किस में लेनी है, ऑर्डर में। ऑर्डर का मीनिंग क्या है, सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ से यहाँ गई, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ये सेम ऑर्डर में चल रही हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा एंड पॉइंट पे, रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब ये सेम ऑर्डर में था, जो हम इसका रिजल्टेंट लेंगे वो क्या होगा, जो इसकी एंड वाली क्लोजिंग साइड होगी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट, जो इसको क्लोज कर रहा है, ये देखो सेम डायरेक्शन में था, ये हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, इस साइड में, जो ये ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में है, इसको क्लोज करने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगन, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको कि रिजल्टेंट पैलोग्राम में कौन सा होता है और पॉलीगन में कौन सा है, और जो ट्रायंगल थी आपकी उसमें कौन सा था। होप ये तीनों आपको क्लियर होंगी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ओके। आगे देखो हमारा जो नेक्स्ट है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ओके। अब लेमिस थ्योरम में देखो क्या होता है, मान लो आपके पास PQR फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में, है ना, तो एक्टिंग कर रही हैं वो किसी पॉइंट A पे। इनके कहने का मीनिंग क्या है, ये देखो हमने कोई फोर्सेस ले ली, एक ये P ले लिया, एक Q, एक R, ये एक यहाँ पे पॉइंट है A, इस पे क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही है, मैं यहाँ पे ये नहीं ड्रॉ करती, ऐसे ही लिख देती हूँ, राइट, यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि जब ये सब इक्वल होगी, है ना, इनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, लेमिस थ्योरम में रिजल्टेंट नहीं होता। लेमिस थ्योरम कब अप्लाई होगी, जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इक्विलिब्रियम में है फोर्स, मीन्स जो उसका रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो। हमने देखो पीछे क्वाड्रिलेटरल में, पॉलीगन में, ट्रायंगल में किसकी बात की थी, रिजल्टेंट की, लेकिन अब लेमिस थ्योरम है। लेमिस थ्योरम की खासियत क्या है कि ये क्या होती हैं, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, मतलब जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपको ऐसे थ्योरम्स का एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कहाँ से और क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है। थ्योरम पढ़ दी दैट नॉट मीन्स, राइट। तो अब आपको देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग यहाँ से समझ आ रहा है कि लेमिस थ्योरम्स में क्या होता है, रिजल्टेंट ऑलवेज इज़ अ ज़ीरो, ओके। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, जब PQR फोर्सेस इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो उसका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मतलब ये तीनों फोर्सेस इक्वल होंगी। जैसे ये देखो P/sin अल्फ़ा, अब ये साइन अल्फ़ा आपने कैसे लेना है, जैसे आपने जब ये फोर्स एक्ट कर रही है तो एंगल कौन सा लोगे, Q और R के बीच का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो साइन अल्फ़ा या फिर साइन ऑफ QR। QR मीन्स जो इन दोनों के बीच का एंगल है। उसके बाद देखो आगे है हमारा
क्यू ऑफ साइन बीटा, जब हम ये क्यू की वैल्यू ले रहे हैं तब हम क्या लेंगे, दिस इज अ बीटा, मतलब इसके जो ऑपोजिट है, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हो जो ये पॉइंट है साइन ऑफ पी एंड आर के बीच का, या ऐसे लिख सकते हो या ऐसे। ऐसे ही आप आर पॉइंट का लोगे, जब आप आर पॉइंट का लोगे तो आर पॉइंट में देखो नीचे क्या आ जाएगा, ये इसके ऑपोजिट साइन अल्फा, दिस इज अ आर, दिस इज अ साइन अल्फा। या फिर आप लिख सकते हो साइन ऑफ क्यू पी एंड क्यू। आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, या फिर वो लिख सकते हैं लेमिस थ्योरम के बारे में बताओ, या फिर वो बोल सकते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम हो जाए तीनों फोर्सेस, वो कौन सी थ्योरम है, तो आप क्या बताओगे, लेमी थ्योरम, है ना। तो लेमिस थ्योरम में क्या है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कोई भी आपको फोर्स दे दी, है ना, पी की वैल्यू दे दी 30 न्यूटन, क्यू वैल्यू दे दिया 20, ऐसे ही आर दे दिया 10 तो क्या करेंगे, या फिर इनके बीच के एंगल भी दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे, ये एंगल क्या है आपको दिख रहा है ना, ये एंगल, ये ऑब्वियस है, ये तो 90 डिग्री हो रहा है तो क्या करेंगे, है ना, आपको ऐसे एंगल्स कुछ भी दिए होंगे तो जस्ट आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ऐसे इक्वल करके पी की वैल्यू पुट करो। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये आप इजीली कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, वरिंगन्स थ्योरम। इसमें क्या है, algebraic sum of moments of coplanar forces about a point is equal to moment of resultant forces about that point। इसमें क्या है कि मान लो कोई भी कोप्लेनर फोर्सेस होती कौन सी हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मान लो एक ये फोर्स ले ली, एक ये वाली, है ना, कितनी भी फोर्सेस ले लो, ये क्या एक ही प्लेन में है ना, एक ये मान लो प्लेन ले लिया। ओके, तो कहते हैं अबाउट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट ही घूम रही है, ये भी फोर्स, ये भी, है ना, ये किसके इक्वल होगा, उन्होंने क्या बोला है इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट। इनका जो रिजल्टेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये सारी फोर्सेस इसके इक्वल होंगी। ये सब जो फोर्सेस हैं इनका एल्जेब्रिक सम, मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है ना, ये ऐसे सारी फोर्सेस इनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, हम ऐसे प्लस कर देते हैं। इन सब का जो प्लस है किसके इक्वल होगा, जो इनकी रिजल्टेंट फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। कहने का मीनिंग क्या है, ये सारी फोर्सेस इक्वल होके इस एक फोर्स के बराबर है ना, मतलब 100 के बराबर एक जना लड़ रहा है ना। आप इससे याद रख सकते हो कि हाँ ये सब 100 के बराबर है एक पर्सन, राइट। तो ये कौन सी थ्योरम है, वरिंगन्स थ्योरम। यहाँ से आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है कि जो मूवमेंट है फोर्स 1 की प्लस फोर्स 2 की, ये सब की प्लस करके किसकी इक्वल आ जाएगी, जो इसका मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट है। और मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम करते हैं ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फिजिक्स में भी हम करते होते हैं, राइट। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा देख लेती हूँ इसको। ये हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, लेमिस थ्योरम, ये है हमारा केलेस-हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो इसको साथ साथ, राइट। यहाँ पे ये इस थ्योरम का नेम है केलेस-हैमिल्टन थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लो साथ में ही आप, है ना, ऐसे इसका पता नहीं लग रहा, थ्योरम, ठीक है, केले-हैमिल्टन थ्योरम है। इसमें क्या कहते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस थ्योरम की डेफिनेशन को, एवरी, आप इसे नोट डाउन कर लेना प्लीज़, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, आप वर्ड्स को समझ जाना, ओके। सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, राइट। हाँ जी, इस
आप लाइन को लिख लेना याद से। इस थ्योरम का नाम है केलेज हैमिल्टन थ्योरम। वो कह रहा है कि हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक है सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, है ना। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक कौन सी होती है, होप ये सब ने लिख लिया होगा, मैं यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ, है ना। स्क्वायर मैट्रिक कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक देखो वो होगी जिसका m इक्वल टू n होता है। ये मैट्रिक्स के टॉपिक में से है थ्योरम, है ना। m जैसी नंबर ऑफ हमें पता है कि रोज और कॉलम्स होते हैं। जब आपका m इक्वल टू n हो जाए दिस इज कॉल्ड दी स्क्वायर मैट्रिक। जैसे आपकी 2 इंटू 2, ऐसे ही 3 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 4, ये सब हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब m इक्वल टू n ही है ना, रो इज इक्वल टू कॉलम्स। तो कहते केले हैमिल्टन थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैट्रिक कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। कहते हैं अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक किसको सेटिस्फाई करेगी, उसकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे है ना ये आपको मैट्रिक्स के टॉपिक में मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, कोई भी ए यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली, राइट। जो मैट्रिक्स लिया वो n इंटू एन है, मतलब जो m है किसके इक्वल है, n के, रो और कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक लेनी पड़ेगी हमें। ये स्क्वायर मैट्रिक है। हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा a माइनस लैम्डा आई लिख दिया। लैम्डा क्या है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं आपके, है ना, इन मैट्रिक्स में। तो अब देखो यहाँ पे आई क्या है, हमारी आइडेंटिटी। जैसे हम लेते होते हैं ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर अगर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो तो हमारी क्या होती है आइडेंटिटी, 0 1 1 0, राइट। तो अब देखो a माइनस, जब हमने ये हमारी एक मैट्रिक्स है इसमें से माइनस लैम्डा आई कर दिया। लैम्डा हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, आई हमारी आइडेंटिटी है। तो देखो वो किसके, उन्होंने क्या बोला है थ्योरम में कि जो वो स्क्वायर मैट्रिक है अपने आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये किसके, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, a ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d के इक्वल, राइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है, a लैम्डा क्यूब b लैम्डा स्क्वायर c लैम्डा प्लस d, राइट। ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको नोट डाउन कर लो। वो कहते हैं उसको सेटिस्फाई करती है, किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को। हमारी स्क्वायर मैट्रिक क्या थी, ए, तो ए को यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है ना, तो वो क्या हमारी होगी, केलेज हैमिल्टन थ्योरम। आप प्लीज़ सबको साथ के साथ नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको जो मैं बोल रही हूँ, जो आप लिख रहे हो, है ना, वो आपको लर्न हो जाएगा, जल्दी माइंड में बैठेगा। अगर आप ऐसे ही देखते रह रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि साथ साथ नोट डाउन करो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बता रही हूँ, ओके। और ये किसके लिए अप्लाई होगी, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आगे हमारी जो 10th थ्योरम है वो है प्राइम नंबर थ्योरम्स। अभी थोड़ा सा और वेट करके बैठो, क्योंकि मैंने अब सारी थ्योरम्स ही लिख दी हैं, ओके। तो देखो अब ये 10th थ्योरम है हमारी, ये प्राइम नंबर्स थ्योरम। अब इसमें क्या है, इट गिव्स नंबर ऑफ प्राइम लेस देन और इक्वल टू n रिप्रेजेंट बाय पाई n। इसको हम पाई n से रिप्रेजेंट कर दें, ये मैंने वैसे नोट डाउन कर दी। कई बार पता नहीं होता एग्ज़ाम में, है ना, जो हर बार आ रहा हो ज़रूरी नहीं है कि वही हर बार आए, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो मैंने ये थ्योरम्स को भी लिख दिया है। वो क्या कहते हैं कि इट गिव्स द नंबर ऑफ प्राइम लेस देन और इक्वल टू n। n क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी वैल्यू है 9, तो वो क्या कह रहा है, उससे लेस के प्राइम देगा। अब देखो 9 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। उन्होंने बोला क्या है, क्या देगा, नंबर ऑफ प्राइम्स, वैल्यूज़ नहीं लिखनी, नंबर लिखनी है। कितनी होगी, 1, मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, ये 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसे पाई 9 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप रीड कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही देखो पाई 7 है, 7 से लेस जो भी प्राइम वैल्यू और उसके इक्वल है उनकी वैल्यू लिख दोगे आप। ऐसे ही पाई 10 से लेस, सॉरी यहाँ पे भी 4 आएगा, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे पाई 7 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4। ऐसे ही पाई 10 से नीचे, है ना, लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए, राइट। आगे जी हमारा नेक्स्ट आ जाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ बेसल्स इक्वेशन, राइट। अब देखो बेसल्स इक्वेशन में क्या है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही आ जाता है। बेसल्स इक्वेशन में क्या है, यहाँ से आपको दिख गया होगा है ना, 11th थ्योरम है बेसल्स इक्वेशन की। ये बेसल्स इक्वेशन की ये डायरेक्ट आपको लर्न करना है। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स की डैश है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल किसके, ज़ीरो। इसे बोलते हैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ये किस ऑर्डर की, एन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको आंसर में पूछेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, बेसल्स इक्वेशन है, लीजेंड्रीज है ना, हाइंस बोल है, ऐसी बहुत सारी आएंगी। तो आपको ये माइंड में रखनी है कि जब भी आपके पास y के साथ ऐसी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x का डैश है, तो वो कौन सी होगी, बेसल्स इक्वेशन। और किस ऑर्डर में, ये भी ध्यान रखना है। आपको वो पूछ भी सकते हैं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर कौन सा है सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर देखो ना, यहाँ पे n है ना, अगर वो ज़ीरो ऑर्डर की पूछ रहे हैं तो आपका ये आंसर होगा। ज़ीरो कैसे, यहाँ पे n की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, ज़ीरो पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन निकालोगे, फाइनली आपकी ये टर्म बन जाएगी। जब वो आपको बेसल इक्वेशन पूछे nth ऑर्डर की तो आपका ये आंसर होगा। अगर आपको बेसल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की पूछ ली और आंसर उन्होंने ये दोनों गिवन है, लेकिन आंसर क्या होगा, ये व्हेन ही टॉक्स अबाउट ज़ीरो ऑर्डर। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का कि उन्होंने पूछा क्या है। ये नहीं है कि देखते ही बेसल इक्वेशन आई तो आपने ये टिक कर दिया, नो, ये भी देखो कि कौन सी ऑर्डर की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीजेंड्रीज इक्वेशन। लीजेंड्रीज इक्वेशन में क्या होता है, हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। अब ये तो है नहीं कि इतनी अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं कि ये इक्वेशन कैसे बनी, इसका प्रूफ कहाँ से आया, क्योंकि हमें इसकी नीड ही नहीं है। हमें नीड किसकी है, रिजल्ट की। हमें क्या चाहिए, जो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा जाना है ना इक्वेशन के बारे में, तो आपको इसको भी क्या करना है, लर्न करना। और इसका ऑर्डर कौन सा है, nth ऑर्डर। ठीक है, और ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लर्न करनी ही करनी है, अभी साथ के साथ लर्न करनी है। अब देखो 13 नंबर थ्योरम पे आगे हम, रोड्रिच फार्मूला फॉर लीजेंड्रीज पोलिनोमियल है ना, या फिर इसको बोलते हैं जनरेटिंग फार्मूला फॉर लीजेंड्रीज पोलिनोमियल के लिए एक फार्मूला जनरेट होता है। यहाँ से देखो आपको 2016 में भी क्वेश्चन आया था, अब जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ तब भी आया था, मतलब 3 टाइम एग्ज़ाम हुआ, तीनों बार यहाँ से क्वेश्चन आया और वो सेम रिपीट हुआ। ठीक है, तो इसको आपने लर्न रखना है। जो आपकी Pn(x) होती है इसमें रोड्रिच फार्मूला में, लीजेंड्रीज पोलिनोमियल, P फॉर लीजेंड्रीज पोलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर, वो किसके इक्वल होती है, 1/2n n फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स एन, और यहाँ पे n x स्क्वायर माइनस 1/n यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से ये लर्न करना है, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहाँ पे अगर पोलिनोमियल, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 क्या है, 0 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की रेज टू पावर 0, राइट। तो अब देखो जब 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप या तो इसे सोल्व कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आपने टाइम वेस्ट करना है तो इसे सोल्व करते रहो, लेकिन जिन्होंने टाइम सेव करना है वो डायरेक्ट लर्न करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ जी, तो हम इसके रोड्रिच फार्मूला के बारे में कर रहे थे है ना। तो आपका देखो यहाँ पे P0x, जब आपको वो पूछें कि n आपको 0 गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी रोड्रिच फार्मूला में पोलिनोमियल की, 1। ये आपने डायरेक्ट लर्न करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फॉर्मूले की वैल्यूज़ पुट करने बैठोगे वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमें क्या है, टाइम को सेव करना है, राइट। तो आप ये वैल्यूज़ लर्न करोगे। ऐसे ही आगे वो P1x की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू को सोल्व करके लर्न कर सकते हो। जिसने अभी टाइम वेस्ट करना है वहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई अभी नहीं करके देखेगा कि जस्ट बस इसे रीड कर रहा है तो आपका वो पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है 14 नंबर्स, हाइंस बोरेल थ्योरम है ये हमारे पास। अब इसमें क्या केस होता है,
इसका अभी आपको शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना नेम, ये हमारी है, हाँ जी, ये हमारी है 14th थ्योरम, हेन्स-बोरल्स थ्योरम। इसमें क्या है, हमारे पास कोई मान लो सेट है एस, वो किसका सबसेट है, आर रेज टू पावर एन का, है ना, रियल नंबर्स की पावर है एन, बी अ सबसेट ऑफ एन डायमेंशनल इक्विलिडियन स्पेस, है ना। एन क्या है, हमारी डायमेंशंस है इक्विलिडियन स्पेस में, ये हमारा वेक्टर स्पेस का है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट, तो कहते हैं जो ये स्टेटमेंट है वो इक्वलेंट होंगी, जैसे यहाँ से ले लेते हैं, है ना। ये क्या क्या कंडीशंस है, एस इज क्लोज्ड बाउंडेड और एस क्या होगा, कम्पैक्ट। जो इसका कहते हैं सबसेट है वो भी क्या होना चाहिए, वो एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कम्पैक्ट। वो इक्विवेलेंट होगा, अगर तो वो कम्पैक्ट है वो क्लोज्ड भी होगा, अगर क्लोज्ड है तो कम्पैक्ट भी होगा, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो कौन सी थ्योरम है, हेन्स-बोरल थ्योरम, है ना। यहाँ पे जैसे आर एन लिया हुआ है एक स्पेस, है ना, डायमेंशनल इक्विलिडियन स्पेस x1 टू xn, xi बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली, 3, है ना, R3, ये आपका क्या हो गया, स्पेस हो गया। अगर 3 डायमेंशंस है, मान लो कोई भी ले ली, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना, तो वो तीनों भी किसको बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर्स को। ये क्या हो गया, हमारा क्लोज बाउंडेड सेट हो गया, है ना। अगर क्लोज बाउंडेड है तो वो कम्पैक्ट हो गया, अगर कम्पैक्ट है तो हेन्स-बोरल थ्योरम। कम्पैक्ट कब होगा, जब ये इसका भी सबसेट हो गया, राइट। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम है, हेन्स-बोरल थ्योरम, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जो हमारा बर्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस केस में क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारा जो सीक्वेंस सीरीज़ का चैप्टर चल रहा था उसमें आएगी, है ना। तो कहते हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ आर हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब देखो मैंने आपको कन्वर्जेंट का क्या केस बताया था, कन्वर्जेंट में क्या होता है, वैल्यू एक तो फाइनाइट होती है, एक क्या होती है, यूनिक, है ना। फाइनाइट वैल्यू किसकी होगी, बाउंडेड सेट की, अगर सेट ही नहीं बाउंडेड तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट नहीं, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कन्वर्जेंट की। तो बर्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम में कन्वर्जेंट की वैल्यू बात हो रही है कि हर एक जो बाउंडेड सीक्वेंस है, मान लो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है एन की, है ना, ये मैंने मान लो वैल्यूज़ ले ली 2 3 4, है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस है ना, आर हैज़, वो कहते हैं जो उसकी सब सीक्वेंस क्या होती है, जैसे सबसेट होते हैं, जिसकी सब सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जैसे मैंने 2 ले लिया, ये क्या है, यूनिक है ना, फाइनाइट भी है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट है। तो ये क्या कह रहा है, इस थ्योरम का नेम क्या है, बर्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम, के एवरी बाउंडेड सीक्वेंस की आर हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, उसके जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस में। जैसे आपके पास क्या हुआ है, कोई बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है, अगर आप इसकी कोई भी सब सीक्वेंस लो, जैसे ए एन के, है ना, इसमें से ले लिया A1 A2 कुछ भी ले लिया, ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सब सीक्वेंस A1 A2 A3, ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, राइट। अब देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं ज़रूरी कि ये कन्वर्जेंट है, ये हमारी क्या है, ये बाउंडेड है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, ये बाउंडेड है बट जो इसकी सब पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट में वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट भी और यूनिक भी, ये भी आपने ध्यान रखना है ना। कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसकी जो सब सीक्वेंस है वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, अगर वो बाउंडेड है तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ये बर्ज़ैनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम है, ओके। तो देखो नेक्स्ट हमारी 16 थ्योरम है, बस 2-3 रह गई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थी मैंने सारी आपको करवा दी हैं। अब आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो या पढ़ सकते हो फिर से। अब यहाँ पे देखो 16 है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ थ्योरम, है ना, यंग्स थ्योरम से श्वार्ट्ज़ थ्योरम। अब पहले यंग्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं। यंग्स थ्योरम में क्या कह रहा है, लेट f(x, y) बी अ रियल वैल्यू फंक्शन विद डोमेन, ये देखो आपके पास एक डोमेन गिवन है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट इज इक्वल टू r² सच दैट f(x) एंड f(y) आर डिफरेंशिएबल एट ab बिलोंग्स टू डोमेन फंक्शन। देन क्या होगा, जो f(x, y) ab है किसके इक्वल होगा, f(y(x) ab की, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, ये आपके इसके डेरिवेटिव है ना, जो हम डिफरेंशिएबल करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, कर्ल स्क्वायर f/(x,
पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर जब वाई एक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको डिफरेंशिएबल के चैप्टर में देखेंगे कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू एफ कर रहे हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू इस साइड, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाई कर रहे हैं और फिर एक्स, तब भी क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आनी चाहिए, है ना, वो इक्वल होंगी अगर वो डिफरेंशिएबल है, राइट। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम है, ये हमारी थ्योरम होगी यंग्स थ्योरम, है ना। इसमें क्या कह रहा है वो कि एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ क्या है, अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उनकी ये रिजल्ट होगा, राइट। पहले वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ, देन ये होगा। डिफरेंशिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। जो भी आपकी कोई भी डिफरेंशिएबल है ना, कोई भी फंक्शन, तो वो कंटिन्यूस ऑब्वियस होगा, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, है ना। सम पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, है ना। वो मैं जैसे आपको ग्राफ के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। अब पहले आप ये स्चवार्ट्ज थ्योरम देखो। इन दोनों थ्योरम्स में पेपर में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों ही आंसर दिए होते हैं और पूछ लेते हैं कि यंग्स थ्योरम है या स्चवार्ट्ज थ्योरम है, या फिर आपको डेफिनेशन दे देंगे, ये वाले रिजल्ट लिख देंगे, तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी थ्योरम है। तो आपने कैसे लर्न रखना है, जिसमें अगर बात आ जाए डिफरेंशिएबल की, वो कौन सी थ्योरम है, यंग्स थ्योरम। और अगर जहाँ पे बात आ जाए आपकी यहाँ पे कंटिन्यूटी की, तो ओनली कंटिन्यू, तो कौन सी थ्योरम है, स्चवार्ट्ज। आप इसको ऐसे वर्ड से, कोड वर्ड है, एससी से लर्न रख सकते हो। ऐसी वर्ड ओबियसली सबको लर्न नहीं होता, ऐसी वर्ड्स के कई मीनिंग निकलते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी, किसी भी तरह से आप लर्न रख सकते हो, है ना। तो अगर एस आ गया तो उसके साथ क्या फंक्शन आ जाएगा, कंटिन्यूज। अगर एस नहीं है तो यहाँ पे बचा कौन सा, ओनली यंग, क्योंकि वो क्या डालते हैं क्वेश्चन कि जो कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन होती किस में है, कंटिन्यूज और डिफरेंशिएबल में। और वो थ्योरम्स कौन सी हैं, स्चवार्ट्ज और यंग थ्योरम्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक को लर्न रख लो, अगर वो नहीं आई तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। अगर ये आ गई तो डायरेक्ट आप आंसर, आप इसलिए इसे कोड वर्ड से याद रख सकते हो, एससी से। मतलब अगर स्चवार्ट्ज है तो उसके साथ फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इसमें सेम है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स वाई रियल वैल्यू फंक्शन है, डोमेन फंक्शन ये सेम ही है ना। सच दैट यहाँ पे क्या है, एक तो एफ वाई एग्जिस्ट करेगा किसी नेबरहुड में ए बी की, और एफ वाई क्या होना चाहिए, अब देखो मैंने बता दिया ना इसके साथ सी, एफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज। देन फिर क्या होगा, जो एफ वाई एक्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। रिजल्ट इसमें भी यही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होने चाहिए। यहाँ पे क्या था कि एफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए नेबरहुड में, और जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज। इसमें 3 कंडीशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। तो आप एससी के केस में याद रख सकते हो कंटिन्यूज की बात हो रही है, और यंग के केस में डिफरेंशिएबल की। अब आप थोड़ा सा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूज में डिफरेंस देख लो। जब भी आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूज होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो जैसे मैं आपको ग्राफ से दिखाती हूँ कि ये आपका मान लो कोई ऐसे जा रहा है ना, ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूटी में, है ना। कंटिन्यूस क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है ना, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ है ना, ऐसे है, ये क्या है, ये तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट्स में चल रहा है, राइट। ये हमारे ग्राफ कंटिन्यूटी में नहीं है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस ग्राफ, राइट। अब आ जाती है बात डिफरेंशिएबल की, मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको। ये तो था हमारा कंटिन्यूस ग्राफ। अब देखो डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर ये इसकी एजेस भी बन जाएं और ये कंटिन्यूस भी है, दिस इज़ अ डिफरेंशिएबल। अब देखो ये जो डिफरेंशिएबल है ये कंटिन्यू तो है ना, कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन ये जो कंटिन्यूस वाला ग्राफ है ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। अब ये हो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक तो आपका ये ग्राफ है और ये एक आपका ये ग्राफ है, राइट। ये आपका है जो ये कंटिन्यूस तो है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस
बट श्योर नहीं है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर आपका कोई भी फंक्शन है ना, अगर आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है वो कंटिन्यूस होगा। ये रिज़ल्ट आपको लर्न रखना है, ये दिमाग में बिठा लो। इफ़ एनी फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल तब वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। बट अगर कंटिन्यूस है इसमें हम नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के केस में ये देखो ऐसे ये कंटिन्यूटी भी है, इसमें लगातार चल रहा है ना। और डिफरेंशिएबल में क्या होते हैं, एडजस्ट पॉइंट्स बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एडजस्ट पॉइंट बन रहे हैं। ओके, होप ये आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा राइट। दिस वन एंड दिस वन, राइट। और अगर आपका ग्राफ इस तरह का है, मान लो ये वाला हो गया, है ना, या फिर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे ये कंटिन्यूटी में है, इनके पॉइंट्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये कंटिन्यूटी नहीं है। ये तो कंटिन्यूट का मतलब क्या होता है, जो लगातार चल रहा है, ये कंटिन्यूटी में है, ये दोनों में है, ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, इसकी एडजस्ट भी पॉइंट्स है ना, और यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी क्लियरली से आपको समझ नहीं आने वाला था, है ना। तो आप ये प्लीज़ ध्यान से देखो और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना। अब देखो हमारी जो इसके बाद लास्ट एंड हमारी जो स्लाइड है, नेक्स्ट थ्योरम है, ये हमारी लास्ट है, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम। इसका रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट है। इन्वर्स फंक्शन थ्योरम कौन सी होती है, यहाँ पे देखो, इफ़ कहते कोई फंक्शन है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ना। अभी मैंने आपको बताया कोई फंक्शन ऐसे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है विद नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कैसे बनेगा, राइट। तो कहते नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ए, तो एफ क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। हमने थ्योरम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, तो ऑब्वियस है इन्वर्टिबल की बात होएगी। इन अ नेबरहुड ऑफ ए, देन इन्वर्टिबल फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। कहते हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है पॉइंट ए पर, तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ इन्वर्स डैश बी इज इक्वल टू 1/f डैश ए। हमने ए को क्या लेना है, नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में अगर ये ज़ीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी। हमने क्या करना है, कंटिन्यूस। अब इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि एफ़ कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ़ हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो डेरिवेटिव है एफ डैश ए का डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक ये रिज़ल्ट निकल कर आता है कि इसको मैं आपको क्लियरली लिख देती हूँ। ये हमारा एफ ऑफ इन्वर्स की डैश बी इज़ इक्वल टू 1/f ऑफ डैश ए, और ये आपका डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। ये रिज़ल्ट है। यहाँ से एक और रिज़ल्ट निकल के आता है, ये बी कहाँ से आया है, जो हमारा एफ ऑफ ए है डोमेन है। जब हम ए को वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारे पास कोई रेंज आ रही है बी, है ना, दिस इज़ योर वैल्यू। और हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ इन्वर्स बी की फॉर्म में। तो अब देखो आपके लिए ये रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कई बार आपको सीधा पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ। ये देखो एफ ऑफ डैश ए को इधर ले आए तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, 1। मैंने इसको ऐसे डिस्क्राइब करके रिज़ल्ट लिखा हुआ है ना, कि एफ डैश ए एफ ऑफ इन्वर्स ए। हम किसकी थ्योरम कर रहे हैं, इन्वर्स की। तो इन्वर्स की बात तो होगी, वो क्या होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। होप आपको ये सब थ्योरम्स क्लियर होंगी, है ना। मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंस थ्योरम थी सारी आपको एक वीडियो में करवा दी है ना। तो प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन करना, या फिर जैसे भी स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो, राइट। ये आपको ध्यान में रखनी है सभी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।